चलिए दोस्तों, आज हम यण संधि को पढ़ने वाले हैं। इसकी पहली वाली कक्षा में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को पढ़ा था। दोस्तों, जो हमारी यह संधि हुई है ये बहुत ही सरल है। हम कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण से बहुत ही सरल हमारा संस्कृत व्याकरण है। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा और पिछली भी कक्षाओं में लगा होगा। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाली कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप अपने YouTube चैनल पर प्रतापगढ़ पांडे सर को सर्च करके उसमें देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी कक्षा है यह यण संधि से है। और दोस्तों, जो हमारा यण संधि का सूत्र होता है, यदि हम उस सूत्र की चर्चा करें तो हमारा सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपसे लगभग हर कक्षा में ये बताता हूँ कि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो अपने आप में एक नंबर होते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ये आपको भी पता है। पूछ लिया जाता है कि यण संधि विधायक सूत्र है, तो यण संधि विधायक सूत्र आपको 4 सूत्र दे दिया जाएगा। एक उसमें से आपको इको यणचि मिल जाएगा, या हो सकता है प्रश्न को और कठिन बनाने के लिए आपको इको यणचि से संबंधित चारों ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी में यहाँ पर हलंत लगा होगा, किसी पर यहाँ हलंत लगा होगा, या किसी में कुछ एक मतलब कोई न कोई एक फॉल्ट होगा, यानी 3 ऑप्शन गलत होंगे आपके, एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको वही ऑप्शन सही पकड़ना है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से लिखा हो, इको यणचि। दोस्तों चलिए, यदि हम इसका विश्लेषण करें, सूत्र विश्लेषण करें या सूत्र का अन्वेषण करें, देखिए क्या होता है। हमारा हो जाएगा इकः, यण हलंत आ जाएगा, आ इसमें आ जाएगा और हमारा हो जाएगा अच। इकः यण अच्छी। और आपको पता है कि जो हमारा यह यण है और जो हमारा यह इक है और जो यह अचि है, ये प्रत्याहार हैं। और हमने इसको आपको प्रत्याहार वाली कक्षा में बताया था। और जो हमारा यह यण संधि है यह प्रत्याहार से ही बनेगा। आइए आपको यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ और याद आ गया है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके हो सकता है प्राइमरी में तो ना पूछा गया हो, लेकिन LT ग्रेड में या फिर PGT में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इक क्या है, या इक का स्थान क्या है, या अचि क्या है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा इक है यह हमारा खष्टी होता है और स्थानीय है। खष्टी स्थानीय है। ये पूछ लेता है कि इक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको खष्टी स्थानीय मिलेगा। ये आपको जान लेना है कि जो हमारा षष्ठी है ये हमारा इक है, और जो हमारा यह दोस्तों यण है यह हमारा प्रथमा आदेश है। प्रथमा आदेश है। ये आपको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह प्रथमा आदेश है। और जो हमारा अचि है ये सप्तमी है। ये हमारा सप्तमी निहित है, या कह सकते हैं कारण है या प्रयोजन है, कुछ भी तीनों है, कारण या प्रयोजन। तो दोस्तों, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तीनों के अपने अलग अलग स्थान हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा ये आदेश होता है ये शत्रुवत होता है। शत्रुवत होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो हमारा आदेश होता है वो शत्रुवत होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और मिला होगा, हो सकता है आपको पहले से ना पता हो। अब दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं यण संधि हमको करना कैसे है, या विच्छेद करना कैसे है, या हमको किसी शब्द में पहचानना कैसे है कि हमारा संधि होता कैसे है, संधि कौन सी संधि इसमें है। चलिए, आपको पता है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक आता है ई, उ, री और रे। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो यहाँ पर चर्चा हो रही है यण स्वर संधि की। और दूसरा हमारा है यण प्रत्याहार। और आपको पता है यण प्रत्याहार में आपका या, वा, रा और ला आता है दोस्तों। ये अब ये हमारा ई कब या में परिवर्तन होगा, कब हमारा उ वा में परिवर्तन होगा,
कब हमारा री रा में परिवर्तन होगा और कब री ला में परिवर्तन होगा। अब आइए हम इसको देखते हैं। और ये जो हमारा दोस्तों ये अची है, यह अची हमारा स्वर है, आपको भी पता है अच स्वर है, जो कि महेश्वर सूत्र के 1 से लेकर महेश्वर सूत्र के 1 से लेकर 4 तक के सूत्रों में आता है। महेश्वर सूत्र के 1 से लेकर 4 तक के सूत्रों में आता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सूत्रों में आता है। चलिए, आपको पता है कि वही हमारा अच होता है, आ ई उ रील रिक ए ओंग ऐ औच, तो वही हमारा अची है। यानी अच स्वर का मतलब यहाँ पर असमान स्वर आएगा तो हमारा ई किस में बदल जाएगा, या में, उ, वा में, री, रा में, री, ला में। अब आइए देखते हैं कैसे। यदि हम इसकी भी परिभाषा चर्चा कर लें दोस्तों, बहुत ही सरल है, आपको बहुत ही आसानी से भी समझ में आ जाएगा, बस एक दो बार आपको इसको देखना है बस। चलिए, कहने का मतलब परिभाषा चाहे आप लिख लीजिएगा, अभी मैं लिखवा भी दूंगा। अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि जब ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन वा में, री का परिवर्तन रा में और री का परिवर्तन ला में हो जाता है। लेकिन असमान स्वर आने पर, तो दोस्तों यहाँ पर वही लिखा गया है, आप इसको चार्ट से समझ सकते हैं, परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है कि जो हमारा संधि होता है या 2 पदों में होता है, एक हमारा होता है प्रथम पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद, या जिसको हम कहते हैं द्वितीय पद। हम प्रथम पद के अंतिम वर्ण को लेते हैं और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को लेते हैं, और इन्हीं के इन्हीं वर्णों के मेल को या जो इनमें परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये है, अब यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं हम। परिभाषा क्या होगी, चलिए, क्या है, जब ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए तो ई का परिवर्तन या में, उ का वा में, री का रा में तथा री का ला में परिवर्तन हो जाता है। री का ला में परिवर्तन हो जाता है। यही दोस्तों इसका सूत्र है, जो कि यहाँ चार्ट में बताया गया है। ई का या में, उ का वा में, री का रा में, री का ला में असमान स्वर के आने पर, वही चीज़ यहाँ चार्ट में आपको बताया गया और वही चीज़ आपको यहाँ परिभाषा में लिखाया गया। तो दोस्तों चलिए हम यदि इसके उदाहरणों की कुछ चर्चा कर लें, तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है जो कि सबको ही पता है, हमारे पास उदाहरण है इति धन आदि। दोस्तों हमको पता होता है लेकिन थोड़ा संधि विच्छेद करने में दिक्कत होती है, तो आज से आपको यानी संधि करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपका हमने आपसे बताया कि संधि होती है 2 पदों में होती है, एक हमारा ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद है, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में तथा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमारा परिवर्तन जो होता है वही हमारा संधि होता है। तो आपको पता है यहाँ पर ता है, तो हमने इस ता से इस मात्रा को अलग कर लिया, या कह सकते हैं इस स्वर को अलग कर लिया, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ह्रस्व ई, और इधर है हमारा आ। अब यहाँ पर हमारा ये बच्चा है, सॉरी इसको पूरा ही लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप कोई दिक्कत न हो। यहाँ पर हमने लिख दिया आदि। तो अगर अब आप देखें, हमने आपसे बताया था कि जब ई के बाद कोई स्वर आए लेकिन वो स्वर असमान हो, क्योंकि अगर वही वर्ण आ जाएगा तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो वहाँ पर यण होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमेशा यण संधि में स्वर तो आएगा किंतु
असमान स्वर। तो देखें यहाँ पर आपका ई के बाद आ आया है, तो यह हमारा ई और आ या में परिवर्तन हो जाएगा। ये अभी हमारा ये जो आ है आप देख सकते हैं अर्ध है, यहाँ पर भी अर्ध आएगा, किंतु ये हर्ष आ लग कर ये आ पूर्ण हो जाएगा। यदि आप न समझ पाए हो तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ। अब ये ई के बाद आ आया है, तो हमारा यह जो ई है यह अर्ध या में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम जो बच्चा है आप उसको लिख लीजिए, ये आपका ई बचा है और आपका अर्धता बचा है, हमने अर्धता लिख लिया, यहाँ पर अर्धया लिख लिया। अभी यस ई से यर्ध आ में जो हमारा आधा आ है, इसमें हर्ष आ अगर मिलेगा तो हमारा पूर्ण हो जाएगा, और हमारा आदि बचा है जो हमारे दीर्घ आ, और ये हमने उसको लिख दिया, हमारा हो गया इत्यादि। दोस्तों एक बार फिर से समझें, हमने इस तरह से ई को अलग किया, और जब ई के बाद आ आया तो हमारा ये ई हर्ष जो हमारा हर्ष ई था ये अर्ध या में परिवर्तन हो गया, और ये हमारा जो था आधा ई था और अधत्ता था, हमने इसको लिख लिया, अर्ध या भी लिख लिया, और जब अर्ध आ में हर्ष आ आकर मिला आपका या आ जो है ये पूर्ण हो गया, और हमारा आदि आके इसमें मिल गया, तो हमारा हो गया इत्यादि। दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें। तो एक उदाहरण हमारे पास है शुद्धि धन उपास। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्धि धन उपास्य। अब आप देखें यहाँ पर धा है, हमने धा से ई को जब अलग कर दिया तो हमारे पास आ गई दीर्घ ई, और इधर हमारा उपास्य बचा है, उपास्य बचा है। अब आप देखें तो यह ई आपका या में बदल जाएगा, बदल गया है अर्धया में। अब यहाँ पर आपका सु बचा था, हमने सु को लिख लिया, अर्धधा बचा हमने इसको लिख लिया, ये अर्धया है इसको लिख लिया। अर्ध आ में जब हर्ष उ आकर मिलेगा तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा शुद्धिव, और इधर आपका पाश्या बचा है तो आप इधर पाश्या लिख दीजिए, आपका हो गया शुद्धिव पाश्या। आप देख सकते हैं कितनी ही सरल है हमारी यण संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ और उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इसको मिटाना भी पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब आगे इसकी और चर्चा कर लेते हैं उदाहरणों की। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब इसके आगे और उदाहरणों की चर्चा करते हैं। चलिए जैसे अगला उदाहरण हमारे पास है, एक है मधु धन अरे, मधु धन अरे। अब आप देखें यहाँ पर धा है, हमने इस धा से हर्ष उ को अलग कर दिया, और इधर हमारा अरि है, हमने उसको लिख लिया सेम। अब जब आपसे बताया गया था कि उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ वा में बदल जाता है, तो यहाँ पर ये बदल कर आपका अर्ध वा हो गया, और इधर आपका जो अरि था वो पूरा आ गया, और इधर आपका ये जो मध्य बच्चा था ये भी आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपस में मिला देना है। आपका माँ है, ये धा अर्ध है, अर्धधा हो गया, वाह अर्ध है, वाह हो गया, और ये हर्ष आकर मिला पूरा हो गया, री बचा है, आपका हो गया मध्वरी। आप देख सकते हैं दोस्तों हमें समझ में आ रहा है कि अब आपको यण संधि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए एक हमारे पास अगला उदाहरण है साधु धन इति। साधु धन इति। अब आप देखें साधु धन इति। अब आप देखें उ के बाद असमान स्वर आया है, हमने इस धाग से हर्ष उ को अलग कर दिया, इधर ई थी, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देखें कुछ नहीं करना है, आपका यह उ वा में बदल गया, और इधर जो था इति वो इति पूर्ण वैसे ही आ जाएगा, और इधर आपका शाध जो था वो शाध आ जाएगा। आप देख सकते हैं अपने उदाहरण में। अब उसके बाद आप देखें कुछ नहीं करना है, जो हमारा सा है उसको वैसे लिख दिया, अर्धधा है अर्धधा को लिख दिया। अभी जो हमारा वा है, थोड़ा यहाँ स्पेस चाहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा आधा धा था, हमने उसको लिख दिया। अब ये जो हमारा अर्धवा है ये अर्धवा लिख दिया। अब इसमें जब हर्ष ई आकर मिलेगी तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और ती हमारा बच्चा है तो हमारा हो जाएगा दोस्तों साधिति। साधिति। आप देख सकते हैं कितना सरल है। एक उदाहरण बड़ा ही फेमस है आपका जो है वो
शु धन आगतम, शु धन आगतम। अब आप देखें, हम इस सा से जब ऊ को अलग कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा, और इधर हमारा ये आगतम है, ये आगतम वैसे का वैसे रहेगा। अब जब ऊ के बाद आ आया है तो ये अपना ऊ वा में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा जो आधा सा है आधा सा रहेगा, अर्धवा भी आ जाएगा। अब जब अर्ध आपका अर्धवा में दीर्घ आकर मिलेगा तो कुछ इस रूप में हो जाएगा, और गतम आपका बच्चा ही है, आपका हो गया स्वागतम। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही था हमारा यण संधि, जो कि हमको बहुत ही कठिन लग रहा था। चलिए और कुछ उदाहरणों की हम चर्चा करें। अब के जो उदाहरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास है यदि धन अपि, यदि धन अपि। दोस्तों जितने उदाहरण हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यदि आप देखें, इस द से हम ई को अलग करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, और इधर हमारा अपि है, अपि वैसे का वैसे रहेगा। अब इस जब ई के बाद आया है तो यह हमारा ई या में परिवर्तित हो जाएगा, और इधर आपका अपि वैसे ही है, और इधर आपका ये यद लिखा ही है। अब दोस्तों यद्यपि दो तरह से लिखा जाता है, और एग्जाम में हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। यद्यपि आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका या है तो आप यह लिख दीजिए, अर्धदा है अर्धदा लिख दीजिए, ये अर्धया है अर्धया हो गया, अर्धया में हर्षो आकर मिला पूर्ण हो गया, और आपका ये पी था यद्यपि। आप दोस्तों यद्यपि इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप यद्यपि इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें दा और या दोनों आकर मिल गया, ये आपका यद्यपि हो गया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों यद्यपि सही है, आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों, अब और एग्जाम्पल हमारे सामने जो है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दधि धन अत्र, यही है, जी हाँ, दधि धन अत्र, दधि धन अत्र। अब आप देखें, इस धा से ई को अलग कर दिया गया, और इधर अत्र आपका वैसे का वैसे लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका यह ई या में बदल गया, और इधर आपका अत्र जो था वो अत्र ही है, और इधर आपका जो दा और धा है वो दा धा आपका ऐसे लिखा रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब आपका ये दा है, धा अर्ध है, अर्ध रहेगा, यह आपका यह अर्ध है, और ये आकर मिला आपका पूर्ण हो गया, दध्यत्र हो गया आपका। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। वास्तव में यण संधि बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं हमको इसमें करना है। चलिए एक दो और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटाने के बाद। नहीं भी स्पेस है। चलिए अगला जो हमारे पास है वो है धातृ धन अंश, धातृ धन अंश। अब आप देखें, हमने इस ता से री को अलग कर दिया, और इधर हमारा अंश जो था हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब री के बाद आया है तो यह री अर्धरा में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर आपका अंश है ही पूरा, और ये आपका जो धा और ता है हमने उसको वैसे लिख दिया। अब आपको इसको से मिला देना है, आपका धा दीर्घ दीर्घ धा हो गया, ता अर्ध है अर्ध ता हो गया, और आपका रा और ता मिलेगा तो आपको पता है त्रा बन जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि त्रा कैसा शब्द है, तो संयुक्त व्यंजन है, तो आप ता और रा मिलाकर आप त्रा बनाते थे दोस्तों, आपको पता होगा। तो वही है ये। अब जब ता में रा मिलेगा तो आपका ये त्रा बन जाएगा, तो हो गया त्रा, और ये आपके अंश सही है, वो आपका हो गया धात्रांश। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब इसको मिटाकर एक दो उदाहरण उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो अगला उदाहरण है वो है हमारे पास लृ धन आकृति। पूछा जाता है लृ धन आकृति। आपको पता है लृ एक स्वर है, तो इसको हमको कुछ करना ही नहीं है। अगर लृ का आपको पता है लृ के बाद आसमान स्वर आ जाएगा तो आपका अर्धल्ला हो जाएगा, आपका अर्धल्ला हो गया। इधर आकृति है, आपका आकृति ही रहेगा, और जब लृ में ला मिलेगा तो अर्धल्ला है, दीर्घ ला मिला, ये हो गया, कृति बचा है, आपका हो गया लाकृति। आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा यण संधि था।
और ऋण संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। तो दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।